हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जिनमें क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे इंटरनेट क्या है और आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। ये पूरा वीडियो इंटरनेट के बारे में होने वाला है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट, आपके पास अगर एक कंप्यूटर है और आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किसी भी तरीके से अगर कनेक्ट कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आप मेरा मतलब समझ गए। आप या तो वायर्ड से कर सकते हैं, फिर वायरलेस कर सकते हैं, मतलब सिग्नल्स के थ्रू एक डिवाइस को बस दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देना ही इंटरनेट। मतलब ये समझिए, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने एक तार लिया, ठीक है, उसको एक सीपीयू में लगाया और फिर दूसरे कंप्यूटर पर भी सीपीयू में लगाया, दोनों आपस में कनेक्शन हो गए। इसके बाद आप इस कंप्यूटर में रखी फाइलों को इस कंप्यूटर पर देख सकते हैं, यानी कि डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यही होता है इंटरनेट। अब चूंकि बात इंटरनेट की होती है, तो इसी कनेक्शन को आप पूरी दुनिया में फैला दें। मतलब ये है पूरी दुनिया, और इसके अंदर रखे हुए करोड़ों कंप्यूटर्स, अरबों कंप्यूटर्स आपके पास हैं। ये कंप्यूटर कैसे हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, तीसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। अब ये कनेक्शन कैसे बन रहा है, या तो वायर्ड से बन रहा है या फिर वायरलेस। हम जो नॉर्मल डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो वायरलेस होती है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस वायर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे भी कनेक्शन हो। अब इससे क्या फायदा होता है, हम किसी भी कंप्यूटर जानकारी किसी भी कंप्यूटर पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि जो कंप्यूटर जानकारी देता है, जो कंप्यूटर जानकारी देता है उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। यानी कि सर्वर कुछ और नहीं, बस एक कंप्यूटर ही होता है। बस वो कंप्यूटर होता है जो जानकारी देता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है यहाँ पे, क्लाइंट। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो जानकारी रिसीव करता है, यानी जानकारी लेता है। तो ये भी क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है। यानी कि दुनिया भर में कंप्यूटर्स में ऐसे बहुत से कंप्यूटर सर्वर कहलाते हैं जो जानकारी देने का काम करते हैं, और ऐसे कंप्यूटर बहुत से क्लाइंट कहलाते हैं जो जानकारी लेने का काम करते हैं। आपका एक मोबाइल जो है वो एक तरह से क्लाइंट कंप्यूटर ही कहलाएगा, क्योंकि आप उस मोबाइल पे जानकारी रिसीव कर रहे हैं। सर्वर कब कहलाएगा, जब आपका मोबाइल डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दे। डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दे मतलब इस डिवाइस का एक नाम दे दिया जाए, जैसे कि www.xyz.com, मतलब कुछ भी नाम एक वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट को डालने का मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर हम उस कंप्यूटर पर आ गए जो जानकारी रखे बैठा है, जो जानकारी देने के लिए। अब चूंकि कंप्यूटर का सर्वर जो होता है वो जानकारी देगा, तो जानकारी देने के लिए उसे 24 घंटे 7 दिन चालू रहना पड़ेगा। इसलिए उस कंप्यूटर को थोड़ा इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो दिन रात चलने पर भी प्रॉब्लम ना करे। यानी कि सर्वर कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं कि सर्वर कंप्यूटर थोड़े महंगे कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इन कंप्यूटर का मेंटेनेंस कम करना पड़े, इसलिए इनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये हमेशा चलते रहें और सर्विस देते रहें। जबकि हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है उसे अगर हम ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा या फिर गर्म हो जाएगा। तो ऐसे हम मोबाइल को सर्वर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से दिन भर चालू नहीं रह सकते। लेकिन आप सॉफ्टवेयर की मदद से उसे भी सर्वर बना सकते हैं। तो देखिए, सर्वर आपको समझ में आया। सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जिस पर जानकारी रखी होती है, और हर एक सर्वर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे कि www.xyz.com, ये आपके कंप्यूटर का एड्रेस है। अगर आप इसको पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर क्या होगा, कोई पर्सन जब भी ये लिखेगा अपने कंप्यूटर पे, तो वो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, और आप खुद ऐसा चाह रहा है क्योंकि अभी तो आपने डोमेन एलोकेट किया है इसको www.xyz.com। तो जब भी आप लिखते हैं www.google.com, तो एक्चुअल में आप google.com तो लिख रहे हैं, बट ये क्या है, गूगल के रखे कंप्यूटर का एड्रेस। ठीक है। अब चूंकि गूगल का जो सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो कंप्यूटर बड़ा नहीं है, उसने कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, उनका एक ही एड्रेस दे रखा है www.google.com। तो आप गूगल के कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं, और गूगल ने अपने कंप्यूटर पे दुनिया भर में मौजूद सभी कंप्यूटर के एड्रेस अपने पास रखे हुए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बस गूगल का एड्रेस याद कर लिया हमने, अब हम उससे दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप सर्वर पे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस गूगल पे सर्च करना। हाँ, अगर आपको किसी सर्वर का एड्रेस याद है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में www.facebook.com, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना गूगल के। तो इससे क्या पहुंचेंगे, आप फेसबुक के कंप्यूटर पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे फेसबुक ने अपना डेटा रखा है। ठीक है। www.youtube.com, वहाँ यूट्यूब के कंप्यूटर पहुंच जाएंगे। तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो आप समझ गए, वो एक तरह से बस कंप्यूटर का नाम ही है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा और टेक्निकल में जाऊं तो आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, आईपी एड्रेस। तो हर एक डिवाइस का अपने एक आईपी एड्रेस होता है, तो आपके कंप्यूटर का भी एक आईपी एड्रेस है। वो चूंकि आईपी एड्रेस नंबरों में होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोलने में। उसी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेट में इस तरीके से। तो ये कुछ नहीं है, बस एक आईपी एड्रेस ही है जो उस कंप्यूटर के एड्रेस को शो कर रहा है इस तरह से।
कैरेक्टर्स की फॉर्म में, ताकि सामने वाले को लिखने में बोलने में आसानी हो सके। तो ये आपको समझ में आ गया कि कनेक्शन इंटरनेट कहलाता है। जो कंप्यूटर जानकारी देता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं, जो जानकारी लेता है उसे हम क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। और यहाँ पर कनेक्शन देने वाले कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस डाल के क्लाइंट कंप्यूटर डेटा को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं अगला। तो ये तो हो गया इंटरनेट के बारे में। अब सवाल आता है कि मैंने बोला दो कंप्यूटर को जोड़ देने इंटरनेट है, ये है यूएस अमेरिका, ये है इंडिया। इंडिया और अमेरिका के बीच में है समुद्र। तो इंडिया के कंप्यूटर, यानी कि जब मैं लिखता हूँ इंडिया में बैठे बैठे www.google.com, अमेरिका में रखे कंप्यूटर की जानकारी मुझे डिस्प्ले हो जाती है और मुझे कुछ ही सेकंड के अंदर डेटा मिल जाता है। तो आखिर यूएस से रखे कंप्यूटर से डेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब कुछ सैटेलाइट का बोल सकते हैं, बट यहाँ पे बता दूं सैटेलाइट से अब इंटरनेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट इसका आंसर नहीं होगा। यूएस में रखे कंप्यूटर से डेटा इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, बीच में समुद्र है, तो टावर से तो नहीं होगा। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया के बीच में मोटी सी केबल बिछाई गई है। इस केबल का नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो यूएस से यहाँ के बिछाई गई है इंडिया। ठीक है, अब इतनी किलोमीटर की जब केबल बिछाई गई है, हजारों किलोमीटर की केबल बिछाई गई है, तो जहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं www.google.com, तो इतनी स्पीड से डेटा कैसे ट्रांसफर हो जाता है? देखिए, आप एग्जांपल मानिए ये आपका घर है, घर से 1 किलोमीटर दूर जैसे खेत होता है ना, ऐसे तो आपका खेत है और आपका घर है खेत में, और वहाँ पे आपके खेत की दूसरी साइड में एक बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, एक बल्ब है, इस बल्ब का कनेक्शन आपके घर में बटन से है। तो आप इस बटन को दबाते हैं तो ये बल्ब जो है जल जाता है, और इस कनेक्शन किससे हो रहा है? इसका कनेक्शन हो रहा है तार से। ठीक है, अब आप अगर नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप बटन को दबाएंगे, उसके थोड़े से सेकंड के अंतर पे ये बल्ब चालू होगा, यानी कि एकदम से चालू नहीं होगा। और अगर ये 1 किलोमीटर की जगह इसमें 3 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, तो ये बल्ब थोड़ा और डिले होगा, यानी कि अगर चालू करूंगा तो आप देखेंगे 1 सेकंड बाद या आधे सेकंड बाद बल्ब स्टार्ट होगा। यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस होने पर ही इसका डेटा ट्रांसमिशन जो है, यानी कि लाइट का जो फ्लो है, वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। ऐसे ही जब यूएस में डेटा यहाँ से निकलेगा, इस केबल के थ्रू आएगा, और चूंकि केबल हजारों किलोमीटर दूर है तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब google.com लिखते हैं तो आधे सेकंड से कम समय में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो देखिए, जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है केबल्स के थ्रू, ठीक है, ये तो अलग ही चीज हो गई। यहाँ पे भी केबल्स नहीं है ये, यानी कि सबसे तेज गति किसकी होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सभी का आंसर होगा सबसे तेज गति होती है प्रकाश की, लाइट। ठीक है, सूरज को पृथ्वी पर आने में 8.5 मिनट के आसपास लगते हैं, यानी कि 8.5 मिनट में प्रकाश यानी कि सूरज से रोशनी हमारे घर तक आ जाती है, जो कि करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है, तब भी 8 मिनट के अंदर आ जाती है। ऐसे ही तो पृथ्वी के अंदर डेटा ट्रांसफर की बात है, अगर हम प्रकाश की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ही सेकंड तो ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही कम समय में हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात आती है कि डेटा कि प्रकाश को आखिर ट्रांसफर कैसे किया जाए? क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, प्रकाश को आप बीच में से मोड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी कि प्रकाश अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलेगा, उसे मोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे यूएस के अंदर केबल को अगर जहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और केबल थोड़ी सी मुड़ गई तो ट्रांसफर तो होगा ही नहीं डेटा। तो पहले तो डेटा को किस में कन्वर्ट कर लिया? प्रकाश पुंज में। किस में कन्वर्ट कर लिया? प्रकाश पुंज में। ठीक है, प्रकाश पुंज में कन्वर्ट करने के बाद डेटा को केबल्स के थ्रू ट्रांसफर किया, बट केबल में डेटा तो मुड़ता नहीं है, यानी कि प्रकाश तो मुड़ता नहीं है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्मित की गई। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, वैसे इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। ये केबल है, तो इसमें इस तरफ लगा दिए क्या? मिरर। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होता है, प्रकाश इस पे टकराता है, इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है। ऐसे प्रकाश टकराते हो क्या होता है, आगे विचलित करता है इस तरीके से, और प्रकाश की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं केबल के अंदर। ठीक है, महीन टुकड़े होते हैं। प्रकाश जो भी डेटा भेजा जा रहा है वो प्रकाश की फॉर्म में होता है, और कांच से टुकड़ों से टकरा के कुछ ही सेकंड के अंदर, बहुत ही कम समय में इंडिया के केबल थ्रू इंडिया तक आ जाता है। अब बात आती है इंडिया तक तो आ गया, लेकिन अभी आना है इंडिया के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मदद कौन करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? अब कनेक्शन आ गया मुंबई तक केबल्स के थ्रू। ओके, अब मुंबई से कनेक्शन पहुंचाना, यानी इस जगह से कनेक्शन पहुंचाना पूरे भारत में। तो अब देखिए ये कैसे काम करेगा, इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे किस तरह से काम करेगा। अब ये तो है भारत, ठीक है। अब भारत की बात कर लेते हैं हम। ये भारत हो गया, यहाँ पे केबल आ गई यहाँ तक, ठीक है, मुंबई तक। अब यहाँ से हमें कनेक्शन पुणे में पहुँचाना है, तो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल या बीएसएनएल, कोई भी एक कंपनी वो क्या करेगी, यहाँ से कनेक्शन लेगी। कनेक्शन लेगी मतलब जिसने केबल बिछाई है उस केबल वाले को पैसे देने पड़ेंगे हर महीने रेंट के रूप में, क्योंकि इस केबल को बिछाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आया है कंपनी का। तो कंपनी को पैसा कौन देगा, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, ठीक है। केबल आग पैसा इसको मिल रहा है और यहाँ से उसने कनेक्शन ले लिया। कनेक्शन लेने के बाद कंपनी क्या करेगी, जैसे मान लो उसे कनेक्शन पहुँचाना है भोपाल में कनेक्शन पहुँचाना है, तो कंपनी यहाँ से एक केबल लेगी और केबल का एक छोर ले जाकर कहाँ ले जाएगी, भोपाल के अंदर। अब बात आ गई भोपाल की, अब ये हम बात करते हैं भोपाल के अंदर। अब भोपाल के अंदर भी तो कनेक्शन पहुँचाना है, अलग अलग आपके घरों में, कॉलोनी में इंटरनेट पहुँचाना है। तो केबल तो आ गई भोपाल तक, देखिए केबल आ गई। तो पहले केबल कहाँ से आई, यूएस से यहाँ तक, फिर यहाँ से केबल लेके गए भोपाल तक, और फिर यहाँ से भोपाल तक केबल आ गई है। अब इस केबल को अंदर कनेक्शन करना है। अब यहाँ से केबल ले जाके हर एक घर में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो इस शहर के अंदर क्या लगा देंगे, टावर लगा देंगे। इस शहर के अंदर क्या लगा देंगे, टावर, इस तरीके से, ठीक है। इस शहर के अंदर क्या लगा देंगे, टावर लगा देंगे। टावर लगाने से क्या होगा, एक 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक एक रेंज बन जाएगी। इस केबल को इस टावर से कनेक्ट कर देंगे और फिर क्या होगा, ये रेंज जो है आसपास मौजूद सभी आसपास के लोकल एरिया में इंटरनेट की सप्लाई शुरू कर देगी। केबल्स के थ्रू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि केबल महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पे केबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टावर लगाएंगे, मतलब मुंबई से भोपाल तक के रास्ते के बीच में, तो बहुत ज़्यादा टावर लगाने पड़ जाएंगे, तो यहाँ केबल सस्ता पड़ेगा, शहर के अंदर टावर सस्ते पड़ेंगे। इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि बड़ी सिटी में जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो केबल, और जब सिटी के अंदर ट्रांसफर करना हो तो टावर की मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब 2-3 किलोमीटर से हम दूर जाते हैं तो कई बार हमें टावर नहीं मिलते, इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, तो रीज़न यही है, क्योंकि टावर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और टावर से आप दूर हटेंगे तो सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ही रास्ते में जब आप होते हैं तब आपको सिग्नल्स नहीं मिलते रास्ते में, क्यों, क्योंकि यहाँ केबल्स के थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर किया जा रहा है और रास्ते में कोई टावर आपको मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी शहर के पास आते हैं आपको टावर मिलना शुरू हो जाते हैं और आपका इंटरनेट फिर से चलने लगता है। इतना समझ में आया। गवर्नमेंट इंटरनेट को कैसे बंद करती है, आपके एरिया के जो टावर हैं जो कनेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट टावरों के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है। अब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। जैसे कहीं दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो गवर्नमेंट उस एरिया में इंटरनेट बंद कर देती है। इसका मतलब जियो, एयरटेल और बीएसएनएल से बोलती है कि आपने टावर सिग्नल्स की रेंज को कम कर दें या खत्म कर दें उस दिन तक, तो वो इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देते हैं। फ़ोन आ सकते हैं, फ़ोन जा सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को बाधित कर दिया जाता है। तो अब इनके नेटवर्क से डेटा ट्रांसफर नहीं होता और इंटरनेट इस एरिया में ब्लॉक हो चुका है। अब भोपाल में ऐसा होगा, ऐसे एक केबल जाएगी यहाँ से गुजरात में और फिर वहाँ पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंटरनेट काम कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर। अब आप जो महीने के 250, 300 या 400 रिचार्ज करवा रहे हैं, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो देखिए 400 रुपये आप जो दे रहे हैं वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है इन केबल्स के मेंटेनेंस में। आईएसपी ने इतनी केबल्स बिछाएं, टावर लगाए और यहाँ केबल्स ली, इनके बदले में आपसे 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप 400 रुपये दे रहे हैं वो यूट्यूब के पास जा रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है, यानी कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो पैसा वो आपके डेटा प्लान से नहीं कमा रही है फेसबुक, आपके यूट्यूब से नहीं कमा रही है, मैप नहीं कमा रहा है आपके 250-400 रुपये से। ये 400 रुपये तो यहीं खत्म हो जाते हैं, कहाँ पर, जियो के पास जाके, बस बात खत्म। एयरटेल के पास जाके, एयरटेल आगे कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहा, एयरटेल केवल इसको पैसे दे रहा है जो केबल बिछी हुई है इसको, और ये केवल किसी एक ठेकेदार, किसी एक व्यक्ति ने बिठाई है, इसमें यूट्यूब और इनका किसी का योगदान नहीं है। आप इंटरनेट पर अगर रिचार्ज कर रहे हैं उसके बाद आप उस पर कुछ भी चलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयरटेल को पैसा मिल चुका है। यूट्यूब को पैसा आपसे ही मिल रहा है, लेकिन आप जो 200-400 रुपये दे रहे हैं उससे नहीं मिल रहा, वो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं। इतना क्लियर है आपको कि जो आप पैसे दे रहे हैं वो केवल कनेक्शन जो बिठाया है उसके लिए खर्च करना पड़ता है, इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं कुछ, और कुछ मेंटेनेंस में और एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो आपकी 400-250 रुपये से कंपनी निकालती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जियो ने शुरू में जब इंटरनेट आया था जियो का, उसने 6 मंथ तक और कई जगहों पे तो 12 मंथ तक का फ्री इंटरनेट दे दिया था। ऐसा और कंपनी नहीं कर पाए, तो इसका रीज़न ये था, जैसे कि एयरटेल कंपनी है वो कनेक्शन इस केबल के थ्रू लेती है, जो यूएस से केबल आ रही है इसका कनेक्शन का चार्ज इसे देना पड़ता है, और चूंकि ये केबल बहुत महंगी बिकती है, सभी कंपनी को इतना पैसा नहीं कि कब बिछा पाए। जियो ने क्या किया, अपनी खुद की एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी अमेरिका से लेकर इंडिया के बीच में, और चूंकि उसकी खुद की एक केबल थी तो उसे अब किसी को चार्ज नहीं देना था, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया 6 मंथ तक फ्री। दूसरा, जब एक ही केबल थी यहाँ पे या 2-4 केबल थी तो इन पे बहुत सारे आईएसपी पहले से लोड लेके हुए थे, तो
पूरे भारत में जो इंटरनेट चल रहा था इन्हीं केबल की मदद से डेटा ट्रांसफर होता था। तो अब यूएस के कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर इन्हीं केबल्स के थ्रू होगा, तो नॉर्मल सी बात है, इतना ज़्यादा लोड होने से इंटरनेट स्पीड हमेशा स्लो आएगी। लेकिन जब एक न्यू केबल यहाँ पे बिछाई गई जियो की तरफ से, तो इस पर कोई लोड नहीं था। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में जियो आया था, उस टाइम इंटरनेट स्पीड जियो की बहुत ज़्यादा फास्ट थी और सभी ने तुरंत ही जियो को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि फ्री भी था, इंटरनेट स्पीड भी फास्ट थी। लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं तो जियो की स्पीड स्लो है, क्यों? क्योंकि इस केबल फिर से लोड बढ़ चुका है। तो जो केबल्स हैं समुद्र के अंदर, अगर वो और बढ़ जाए या इनकी कैपेसिटी को और बढ़ा दिया जाए, तो ऑटोमेटिक इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आप प्रोवाइडर को चेंज करेंगे। अभी टेलीकॉम कंपनी में अगर बात करें तो बस 2 ही कंपनी दिख रही हैं, एक वोडाफोन, एयरटेल और एक जियो। तो वोडाफोन तो अभी गिनती में नहीं है, तो हम 2 कंपनी की बात करते हैं, एयरटेल और जियो। ठीक है? अगर जैसे तीसरी कंपनी आती है तो ऑटोमेटिक आपको पूरे भारत में ऑडियंस आपको बस 2 ही जगह देखने को मिल रही है, एयरटेल और जियो, और कुछ लोग हैं 25% अभी वीआई के पास है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है इन दोनों कंपनियों ने, इसलिए आपको इंटरनेट स्लो देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई चौथा कॉम्पिटिटर और आ जाए, पाँचवा कॉम्पिटिटर और आ जाए, तो ऑटोमेटिक सभी जगह कनेक्शन बराबर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने वीआई के ऊपर अपने कर्ज को माफ़ कर दिया। 1200 करोड़ का कर्ज था वीआई के ऊपर इंडिया का, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ करते हुए कुछ शेयरिंग गवर्नमेंट ने इसमें एक्वायर कर ली, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वीआई पे कुछ अधिकार अब सरकार का भी हो चुका है। बीएसएनएल भी एक कंपनी है, बट बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत जाती है। वीआई भी इनको कंपटीशन दे पाए, इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात है। पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इंटरनेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। डेटा प्रकाश पुंज से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। यूएस में रखे कंप्यूटर सेकंडों के अंदर बहुत ही कम समय में डेटा को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और फिर उसके आने के बाद यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने तरीकों से केबल का ट्रांसफर करते हैं। अब बात आती है कि ऑप्टिकल फाइबर की वजह से डेटा ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन आपके शहर भोपाल में या किसी भी शहर में जब डेटा आ रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर डेटा को ट्रांसफर कैसे कर रहा है? अब मान लो ये नॉर्मल केबल से अगर ट्रांसफर करेगा, तो फिर से आपके पास स्लो इंटरनेट पहुंचेगा। अगर ये भी यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करे, तो फिर डेटा उसी स्पीड से भी भोपाल शहर तक आएगा, और भोपाल के आने के बाद फिर टावर के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये लेकिन अभी पॉसिबल हो पाया, इससे पहले डेटा केबल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन अभी जियो एयरटेल ने अपनी ऑप्टिकल लाइन बिछा दी है पूरे शहर में, यानी कि अब वो डेटा ट्रांसफर ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही कर रहे हैं, इसलिए आपको इंटरनेट स्पीड ज़्यादा देखने को अच्छी मिल रही है। और 5G क्या है? 5G स्पेक्ट्रम के लिए होता है, यानी कि इन टावर्स के लिए होता है। केबल्स के लिए तो ऑप्टिकल फाइबर है, और 5G इस तरह के ट्रांसमिशन के लिए होगा। तो ये आपको समझ में आ गया इंटरनेट क्या है और इंटरनेट किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेट में कि ये कंपनियां जो होती हैं आखिर पैसा कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं वो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, 400-300 रुपये। तो आखिर यूट्यूब अपनी कंपनियों को, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा पैसा कैसे देते हैं, हाई सैलरी पे कैसे रख पा रहा है, जबकि हमने 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं? तो इसका आंसर क्या, चलिए वो जानते हैं। तो देखिए, कोई भी कंपनी पैसा कैसे कमाती है, दो तरीके होते हैं। या तो आपको कोई सर्विस बेच के पैसे लेती है, बट जैसे कि हम देखते हैं, हम गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, और गूगल पे जब हम उसको सर्च करते हैं तो हमें 1 रुपया भी नहीं देना होता, एक सिंगल रुपया भी नहीं देना। कुछ लोगों को लगता है कि जो हम जो डेटा रिचार्ज कराते हैं, तो हम जितना जैसे 10 MB डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो 10 MB डेटा के हिसाब से गूगल को पैसा देती है ISP। बट ऐसा बहुत बड़ी गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट आप 1 GB खर्च कर दो गूगल पे, चाहे 10 GB, गूगल को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे कि गूगल को आप कितना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेटा के बेसिस पे नहीं, व्यूअर्स के बेसिस पे। व्यूअर्स के मीन्स, जैसे कि अगर हम गूगल को ज़्यादा यूज़ करेंगे, गूगल पे लोग ज़्यादा सर्च करेंगे, और जितने लोग ज़्यादा सर्च करेंगे गूगल को उतनी इनकम होगी। अब ये इनकम कैसे होती है वो समझें। इससे नहीं हो रही डेटा प्लान से, इसकी इनकम होती है, एक ही आंसर है, एडवर्टाइजमेंट्स। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन। जैसे ही आप कभी इंटरनेट पे ट्राई करिएगा, जब भी कुछ लिखेंगे, तो गूगल के पहले रिजल्ट जो आते हैं उनमें ऐड लिखा होता है ऊपर की तरफ, यानी गूगल उन कंपनियों से पैसा लेती है अपने सर्च रिजल्ट में ऊपर लाने के लिए, उन कंपनियों से पैसा लेती है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। ये कंपनियां गूगल को पैसा देती है ताकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके, किसके? अमेजन, फ्लिपकार्ट के। तो इसके बदले में गूगल एडवर्टाइजमेंट्स की फीस लेती है, और वही फीस के बदले में गूगल अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाती है। गूगल का प्लेटफॉर्म जो काम करता है पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एडवर्टाइजमेंट से ही पैसे कमा रहा है, ये बात का आप याद रखें। अगर हम बात करें यहाँ पे फेसबुक की, तो फेसबुक पे भी आप सेम देखते हैं, आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना, लेकिन जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो बीच बीच में आपको ऐड देखने को मिलते हैं। तो कंपनी फेसबुक उन ऐड से ही पैसे कमाती है। ऐसे हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे तो आप देखते ही है कि यूट्यूब भी पैसा कैसे कमाती है, ऐड के थ्रू ही कमाती है। यूट्यूब ने अपनी नया प्लान लॉन्च किया है, यूट्यूब प्रीमियम, जिसमें वो डायरेक्ट सब्सक्राइबर से, यानी कि आपसे पैसे ले रही है और आपको एड फ्री वीडियोस का प्रॉमिस कर रही है।
तो वहाँ पे डायरेक्ट ही आप पैसा दे रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट आपसे ही कमा रहे हैं। और जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप विज्ञापन से कमा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ कभी फ्री नहीं होती है। जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म है वो केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट से कमा रहे होते हैं। तो इनकी मेन इनकम का सोर्स एडवर्टाइजमेंट्स ही है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जो 400 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके पास जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। इंस्टाग्राम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बहुत से लोग बोलेंगे व्हाट्सअप तो बिल्कुल फ्री है, उस पर तो कोई ऐड नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही है, व्हाट्सअप बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्हाट्सअप से नहीं कमा रहा है, वो व्हाट्सअप बिजनेस से कमा रहा है। व्हाट्सअप बिजनेस आपने देखा होगा, उस पर आपको मिलेगा प्रीमियम बिजनेस प्लान। तो बिजनेस वालों से अगर उन्हें ज़्यादा मैसेज करने हैं या ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो उन्हें मंथली के 250 पर मंथ देने होते हैं बिजनेस पे, व्हाट्सअप बिजनेस में। हाँ फ्री वर्जन भी अवेलेबल है व्हाट्सअप बिजनेस के, बस उसमें लिमिटेशंस है। और जिस कंपनी को काम करना है वो पैसे दे भी रही है व्हाट्सअप बिजनेस को। दूसरा, व्हाट्सअप बिजनेस में डेटा को यूज़ करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाने में मदद की जाती है, यानी एक तरह से आपको डेटा को सेल किया जाता है यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, वहाँ पे आपकी टाइम की वैल्यू है। तो आपसे टाइम के बदले कंपनी पैसा कमा रही है, तो आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना इनकी इनकम होगी। आप फेसबुक पे 10 घंटे देंगे तो इसकी इनकम ज़्यादा होगी, 11 घंटे देंगे तो और ज़्यादा होगी, 3 घंटे देंगे तो इनकम कम होगी। पूरा खेल टाइम का है, वॉच टाइम जिसे हम बोलते हैं। और यूट्यूब भी इसी चीज़ के पीछे होता है कि आप वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप नोटिस करेंगे यूट्यूब पे अगर आप एक वीडियो देखने जाएंगे तो आप 2 वीडियो देख के ही जाएंगे, यानी कि एवरेज 3 वीडियो देखी जाती है नॉर्मल व्यक्ति द्वारा। यूट्यूब की ऐसी एल्गोरिदम है कि जब आप एक वीडियो देख रहे होंगे तो रिकमेंडेशन के कारण आप वो दूसरा वीडियो भी क्लिक कर ही देंगे और उसको भी देख ही लेंगे। आप नोटिस करिएगा इस बात को, जब भी आप एक वीडियो देख रहे हैं ध्यान से तो आप 2 या 3 वीडियो देख के ही जाएंगे। इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंगेज करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे शॉर्ट की मदद से करें चाहे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।